हेलो दोस्तों, मैं रंजीत यादव आपके अपने परिवार एसएस एकेडमी में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया? आज हम लोगों की क्लास होने जा रही महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर। किस पर? महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर होने जा रही है। अभी हाल ही में जो परीक्षाएँ हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा है, आर्मी अग्निवीर की परीक्षा है, उसके लिए जो भी आर्टिकल से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, और धीरे धीरे 1 2 3 क्लास जो भी हो पाएगी, और जितने भी क्वेश्चन अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनसे संबंधित जो भी आर्टिकल हैं, उन्हीं आर्टिकल पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पॉलिटिकल साइंस में या संविधान में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा संविधान कब बना, कब लागू हुआ, कैसे क्या, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जैसे संविधान जो बनना प्रारंभ हुआ, कब प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद संविधान की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान की तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को हुई। और संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो भारतीय संविधान है पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया? पूर्ण रूप से लागू हो गया। अब उसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, भाग पूछे जाते हैं, अनुसूचियाँ पूछी जाती हैं। तो एक एक चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आज की जो क्लास होने जा रही है वो आर्टिकल और साथ में भाग के बारे में चर्चा करेंगे। अगली जो भी क्लासें होंगी उसमें हम अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे, अन्य जो भी आर्टिकल छूटे रहेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक एक चीज़ों को समझते हैं। तो जब संविधान बना, जब मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ, तो उस टाइम समझ लीजिएगा किस प्रकार से ये बनकर तैयार हुआ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें अनुच्छेद कितने थे? कितने अनुच्छेद थे भैया? अनुच्छेद 395 थे। कितने भैया? आर्टिकल 395। मूल संविधान का मतलब है जो प्रारंभ में जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उस टाइम की बात हो रही है। तो कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। अनुसूचियाँ कितनी थी? अनुसूचियाँ कितनी थी भैया? कितनी अनुसूचियाँ थी? कितनी अनुसूचियाँ? तो अनुसूचियाँ 8 थी। और भाग कितने थे? भाग कितने थे? तो कितने भाग थे? 22 भाग थे। 22 भाग थे। कितने भाग थे भैया? 22 भाग थे। इस प्रकार से हमारे संविधान में क्या था? आर्टिकल कितने थे? 395। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी। और भाग कितने थे? 22 भाग थे। तो हम एक एक भाग को और उसमें जो भी आर्टिकल शामिल है उसको हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, और एक एक को हम लोग समझेंगे। एक एक को क्या करेंगे? समझेंगे। तो आइए, हमने यहाँ पर लिखा हुआ भाग 1 संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 1 क्या है? संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। भाग 1 में जो आर्टिकल शामिल है वो अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 1 से कितना भी है? 4। अनुच्छेद 1 से 4 संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। और भाग 1 संविधान में जो पहला भाग है वो क्या है? संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। क्या है भैया? संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है ये समझते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत, क्या कहा गया भैया? भारत जो कि इंडिया, भारत जो कि इंडिया क्या है? राज्यों का यूनियन है। भारत जो कि इंडिया क्या है? राज्यों का यूनियन है। इसमें लिखेंगे हम लोग क्या कि भारत जो कि इंडिया, भारत जो कि इंडिया क्या है? राज्यों का यूनियन है। राज्यों का यूनियन है। यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? ये चीज़ आप इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आर्टिकल 1 में कहा गया कि भारत जो कि इंडिया क्या है? राज्यों का यूनियन है। और जिसमें 28 राज्य, वर्तमान में कितने राज्य हैं भैया? जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं? शामिल हैं। 8 यूनियन टेरेटरी और 28 राज्य क्या हैं? शामिल हैं, जो कभी भी भारत से अलग
नहीं हो सकती, जो कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते। एक बार पुनः समझिएगा, आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि भारत जो कि इंडिया राज्यों का क्या है, यूनियन है, और जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं, शामिल हैं, जो कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते। दूसरा पॉइंट आइए समझते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश के बारे में बात करता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्य का प्रवेश का मतलब क्या होता है कि नए राज्य का प्रवेश का अर्थ क्या होता है कि जैसे मान लीजिएगा हम कोई अन्य देश की सीमा को हम जब अपनी देश की सीमा में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। जैसे भारत देश है, जब हम किसी अन्य देश का कुछ भूभाग हम भारत में क्या करेंगे, शामिल करेंगे, तो आर्टिकल 2 के तहत करेंगे। इसके बारे में कहा गया कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। इसका मतलब क्या है कि नए राज्य का प्रवेश का मतलब है कि जब हम किसी अन्य देश के भूभाग को अपने देश अर्थात भारत में क्या करेंगे, शामिल करेंगे, तो हम किस आर्टिकल के तहत करेंगे, आर्टिकल 2 के तहत करेंगे। आर्टिकल किसके तहत, 2 के तहत करेंगे। जैसे तो इसके तहत हमने जैसे संविधान संशोधन किया, और जो है 35वां संविधान संशोधन किया, और जिसके तहत हमने क्या किया, सिक्किम को भारत में क्या किया, शामिल किया। सिक्किम को क्या किया, भारत में शामिल किया। क्या किया हमने, सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन किया, 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन कब किया, 1975 में। कितने में, 1975 में किया। 1900 कितने में भी है, 75 में किया। और उसके बाद क्या किया, सिक्किम को हमने क्या किया, सह राज्य का दर्जा दिया। हमने क्या किया, 1975 में तो पूर्ण राज्य बनाया, 1974 में क्या किया, इसे सह राज्य का दर्जा दिया। क्या दिया भैया, सह राज्य। सह राज्य का मतलब क्या होता है कि हमने अपने देश में शामिल तो किया, लेकिन ये पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था इसके पास। ये चाहता तो हमसे अलग हो सकता था, लेकिन फिर क्या हुआ, 1 साल बाद पुनः 36वां संविधान संशोधन हुआ। 36वां संविधान संशोधन हुआ। 36वां संविधान संशोधन करके क्या किया गया, 1975 में इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसे क्या कर दिया गया भैया, पूर्ण राज्य बना दिया गया। और सिक्किम क्या हो गया कि अब भारत से अलग नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से कर सकते हैं क्या कि जब भी हम किसी अन्य देश की जो सीमा है अर्थात जो भूभाग है उसको जब हम अपने देश में शामिल करेंगे तो किस आर्टिकल के तहत करेंगे, तो आर्टिकल 2 के तहत करेंगे। क्या इसके तहत हमने कोई राज्य शामिल किया, तो बिल्कुल 35वां संविधान संशोधन किया, जिसके तहत हमने क्या किया, सिक्किम को क्या किया, सिक्किम को हमने क्या किया भैया, सह राज्य बनाया। क्या बनाया, भारत का सह राज्य बनाया। उसके बाद हमने 1 साल बाद पुनः 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा क्या कर दिया, सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया। हमने सिक्किम को क्या कर दिया, पूर्ण राज्य बना दिया, अर्थात अब सिक्किम हमारे देश से कभी अलग नहीं हो सकता। उसके बाद आर्टिकल 3 आता है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, आइए समझते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का गठन तथा उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन तथा उसके नाम और सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन। क्या करना है, क्या कहा गया कि नए राज्यों का गठन तथा उसके नाम और सीमाओं में क्या कर देना है, परिवर्तन अगर करना है तो इसे आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा। किसके तहत किया जाएगा, आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा। और
इसका मतलब क्या है कि नए राज्य का गठन, यहाँ पर एक शब्द आया है। नए राज्य के गठन का मतलब होता है कि हम अपने ही देश में, जैसे कोई राज्य है, 28 राज्य हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, कोई राज्य नया बनाना है। कोई राज्य क्या करना है, नया बनाना है, अर्थात अपने ही देश में जो राज्य हैं उसको हम काट कर क्या कर रहे हैं, कोई नया राज्य बना रहे हैं। तो किसके तहत, आर्टिकल 3 के तहत कर रहे हैं। नया राज्य क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं। जैसे अपने ही देश में जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरेटरी है उसमें कोई हम परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसको हम काट के कोई नौवां केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, या 28 राज्य हमने क्या कर दिया, उसको काट कर एक राज्य और बना दिया। तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी किसके तहत, आर्टिकल 3 के तहत। अब उसके बाद आता है नाम तथा सीमा में परिवर्तन। नाम तथा सीमा में परिवर्तन, अर्थात जैसे कोई राज्य है उसका नाम परिवर्तन करना है, उसके सीमा को परिवर्तन करना है, सीमा रेखा को क्या करना है, परिवर्तित करना है। परिवर्तित का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई राज्य काट के हमने क्या किया, नया राज्य बनाया, तो उसकी सीमा क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। जैसे सन 2000 में हमने क्या किया, उत्तर प्रदेश को काट कर उत्तरांचल बना दिया, और फिर उत्तरांचल को 2007 में नाम बदल कर क्या कर दिया, उत्तराखंड कर दिया। तो इस प्रकार से 2014 में हमने क्या किया, हमने आंध्र प्रदेश को काट कर तेलंगाना बना दिया। तो ये सारी बातें जो की जाएगी, ये जो अपने ही देश में या अपने ही जो देश के जो राज्य हैं, 28 राज्य, इसमें अगर हम कोई संशोधन कर रहे हैं, इसमें हम काट कर नया राज्य बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी आर्टिकल 3 के तहत। और आर्टिकल 2 में जो बात कही गई है, नए राज्य का प्रवेश का मतलब है कि जब हम किसी अन्य देश के भूभाग को अपने देश में क्या करेंगे, शामिल करेंगे, तो आर्टिकल 2 के तहत करेंगे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। उसके बाद क्या किया गया है, और नाम में कैसे, नाम में जैसे कलकत्ता का नाम बदल कर कोलकाता कर दिया गया, बम्बई का मुंबई कर दिया गया, पांडिचेरी का पुदुचेरी कर दिया गया, उड़ीसा का ओडिशा। तो इस तरह से नाम क्या किए गए, चेंज किए गए, परिवर्तित किए गए। तो ये सारी चीज़ें किसके तहत हम कर सकते हैं, आर्टिकल 3 के तहत करते। इम्पॉर्टेंट है, इसको क्लियर रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्या आता है भैया, उसके बाद आता है अनुच्छेद 4 आता है। अनुच्छेद 4 आता है। अनुच्छेद 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 4 क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर समझिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ऐसे परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन क्या हुआ है, पूछा गया है कि आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 4 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी कार्य किया जाएगा वो अनुच्छेद 4 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। पुनः एक बार समझिएगा कि कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में की गई बातें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात जैसे हम नए राज्य का प्रवेश कर रहे हैं या नए राज्य का क्या कर रहे हैं, पुनर्गठन कर रहे हैं, या उसके नाम और सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम संविधान संशोधन नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर जब हम नए राज्य का क्या करेंगे, गठन करेंगे, नाम और सीमा में परिवर्तन करेंगे, तो इसके लिए नियम है, इसके लिए प्रावधान है, कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जो प्रभावित होने वाला राज्य है उससे विचार विमर्श करते हैं कि भाई हम आपके राज्य को क्या कर रहे हैं, राज्य में काट कर कोई नया राज्य बना रहे हैं, या हम उसके नाम में परिवर्तित कर रहे हैं, या उसके सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये केवल औपचारिकता मात्र है, राष्ट्रपति केवल पूछते हैं, उसमें सहमति असहमति मायने नहीं रखती। लेकिन क्या होता है कि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के हिसाब से काम किया जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रभावित होने वाले राज्य से विचार विमर्श करते हैं, और फिर क्या करता है संसद, इस संसद ये जो प्रस्ताव है, संसद क्या करता है कि इस प्रस्ताव को वो किसी भी सदन में कौन से प्रस्ताव, यही नाम, नए राज्य का प्रवेश गठन और क्या सीमाओं परिवर्तन का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन, जैसे लोकसभा या राज्यसभा या लोकसभा में उसको पेश किया जा सकता है, और दोनों सदन क्या कर देंगे, उस पर साधारण बहुमत से उसको क्या कर देंगे, पारित कर देंगे। उसके बाद लास्ट में राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, तो उस राज्य के नाम में, उसके सीमा में और नए राज्य का गठन क्या हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को कहा गया है कि जो प्रक्रिया होगी और जो भी बात इसमें कही गई है, इसको संविधान संशोधन
नहीं माना जाएगा आर्टिकल 4 के तहत। तो इस प्रकार से भाग 1 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक बार पुनः समझ लेंगे क्या कहा गया है। भाग 1 में कहा गया है संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 1 से 4 तक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 से 4 आइए समझते हैं। एक क्या है, भारत जो कि इंडिया राज्यों का क्या है, यूनियन है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते। आर्टिकल 2 है नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश का मतलब है जब हम किसी अन्य देश के भूभाग को अपने देश में शामिल करते हैं तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 2 के तहत। उसके बाद तीसरा पॉइंट, इसके तहत हमने जैसे 35वां संविधान संशोधन करके 1974 में सिक्किम को क्या बना दिया, सहराज्य बना दिया। फिर 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में हमने क्या किया, सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया। उसके बाद आर्टिकल 3 आता है कि नए राज्यों का गठन तथा उसके नाम और सीमाओं में क्या कर दिया, करना है परिवर्तन, अगर करना है तो इसे आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा। और आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में की गई बातें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसे साधारण बहुमत द्वारा संसद कर सकती। तो इस प्रकार से भाग 1 हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आइए समझते हैं भाग 2 में क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है। तो भाग 1 से भी क्वेश्चन बनते हैं, भाग 2 से बनते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट भाग 3 है जो है क्या, मूल अधिकार से भी हमारी परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए समझते हैं भाग 2 में क्या बताया गया है। क्या लिखेंगे हम लोग भाग 2 के बारे में आइए पढ़ते हैं। भाग 2 जिसमें क्या बताया गया, नागरिकता के बारे में बताया गया। किसके बारे में भैया, नागरिकता बताया गया है। क्या बताया गया है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो क्या है भैया, नागरिकता के बारे में। और नागरिकता में जो आर्टिकल है वो कितना है, आर्टिकल 5 से 11 है। आर्टिकल 5 से कितना भैया, 11। अनुच्छेद क्या है, 5 से 11 है। अब नागरिकता क्या है, नागरिकता का जो प्रावधान है उसे हमने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है भैया, नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है उसको हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि एक नागरिकता, अर्थात हम लोग क्या हैं, उत्तर प्रदेश के तो निवासी हैं, लेकिन नागरिकता किसकी है, भारत की नागरिकता, अर्थात हम लोग क्या हैं, भारतीय हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है, और इसे हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। और भाग 2 में क्या है, नागरिकता का प्रावधान किया गया है, और आर्टिकल 5 से नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि नागरिकता संबंधी कोई कानून बनाया गया है, और जिस कानून का नाम है नागरिकता अधिनियम 1955। एक कानून बनाया गया है। क्या बनाया गया है कानून भैया, कानून क्या है कि नागरिकता एक भारतीय कानून बनाया गया कि नागरिकता अधिनियम 1955। क्या बनाया गया है, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है, जिसके तहत नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अब एक एक आर्टिकल समझते हैं। आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 5 में कहा गया है, क्या कहा गया है भैया, आर्टिकल 5 में कहा गया है कि जो भारत में जन्मा था या जिसके माता पिता भारत में जन्मे थे वो क्या है, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अर्थात संविधान के प्रारंभ में नागरिकता हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का मतलब है कि जिसके माता पिता भारत में जन्मे थे, या जो क्या था, जो भारत में जन्मा था, या जिसके माता पिता भारत में जन्मे थे। तो आइए समझते हैं अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 5 क्या है। तो कहा गया है कि जो भारत में जन्मा हो, जो क्या हो, भारत में जन्मा हो, भारत में जन्मा हो, जो क्या हो, भारत में जन्मा हो, और जिसके माता पिता भारत में जन्मे, और जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो, जिसके माता पिता क्या हों, भारत में जन्मे हों, उसे भारत का क्या माना जाएगा, नागरिक माना जाएगा। कहा गया है
आर्टिकल 5 में क्या कहा गया भैया कि जो भारत में जन्मा हो या जिसके माता पिता क्या हो, भारत में जन्मे हों, उसे क्या माना जाएगा, उसे भारत का भारत का क्या माना जाएगा, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। तो इसका अर्थ होता है कि किस प्रकार से हम किस प्रकार से हमें भारत की नागरिकता मिली हुई है। नागरिकता के लिए क्या है कि आर्टिकल 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा, किस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। तो आर्टिकल 5 में कहा गया है कि संविधान प्रारंभ में नागरिकता, क्या कहा गया है, इसी में परिभाषा लिखी गई है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसका मतलब क्या है कि जब संविधान बना उस टाइम किसको भारत का नागरिक माना गया, तो कहा गया कि जो भारत में क्या है, जन्मा हो, यानी जो संविधान बनने से पूर्व या उसके पश्चात क्या है कि भारत में क्या है, जन्मा था, अर्थात भारत में जन्मा हो या जन्मा था, लिख दीजिएगा, जन्मा था, और जिसके माता पिता भारत में क्या हों, जन्मे हों, या यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि जिसके माता पिता भारत में क्या थे, जन्मे थे, जिसके माता पिता भारत में क्या थे, जन्मे थे, तो उसको भारत का नागरिक माना गया। अब उसके बाद आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 क्या कहता है भैया, आर्टिकल 6 कहता है कि विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आने वाले को भारत की नागरिकता। आर्टिकल 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि विभाजन के समय, क्या कहता है भैया, विभाजन के समय, विभाजन के समय पाकिस्तान से क्या, विभाजन के समय क्या कि पाकिस्तान से भारत आने वाले को भारत की नागरिकता। विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता, क्या कहा गया भैया कि विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आने वाले, विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता किस आर्टिकल के तहत दी जाएगी, तो आर्टिकल 6 के तहत। जैसे विभाजन हुआ तो विभाजन के समय क्या हुआ कि भारत का भूभाग पाकिस्तान चला गया और भारत में दो रूप में इसको क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि जो पाकिस्तान वाले जो क्षेत्र था वहाँ से भारत आ गए कि नहीं भाई हमको भारत में रहना है, तो उनके लिए आर्टिकल 6 के तहत प्रावधान किया गया कि जो पाकिस्तान से क्या हो रहा है कि विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता किस प्रकार से दी गई, उसका उल्लेख आर्टिकल 6 में किया गया है। आर्टिकल 7 में क्या कहा गया ये समझते हैं। अनुच्छेद 7 में कहा गया है, इसी का उल्टा है कि विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान जाने वाले, विभाजन के समय क्या है, क्या कि विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान जाने वाले, विभाजन के समय क्या, आर्टिकल 7 में क्या कहा गया है कि विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पुनः पाकिस्तान से भारत आने वाले को भारत की नागरिकता। क्या कहा गया है कि विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान जाने वाले तथा पुनः पाकिस्तान से
भारत आने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता, क्या भैया, भारत की क्या दी गई, नागरिकता दी गई। क्या कहा गया आर्टिकल 7 में कि विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान जाने वाले तथा पुनः पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता। जब विभाजन हुआ देश का तो कुछ लोग क्या हो गए कि भारत वाले हिस्से को छोड़कर पाकिस्तान चले गए कि नहीं भाई हमको पाकिस्तान में रहना है। कुछ टाइम वहाँ रहे, उसके बाद उनको लगा कि नहीं हमारे लिए भारत ही अच्छा है, तो कुछ टाइम बाद अगर वो भारत आए तो उसके लिए जो प्रावधान किया गया आर्टिकल 7 में किया गया कि विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान जाने वाले किंतु पुनः पाकिस्तान से भारत आने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता के बारे में बात किया गया। किसमें, आर्टिकल 7 में बात किया गया। अगला आर्टिकल क्या है कि आर्टिकल 8 अर्थात अनुच्छेद 8 क्या है, अनुच्छेद 8 क्या है, अनुच्छेद 8 कहता है कि रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता। क्या कहता है भैया, रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता, रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता। इसका मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता का मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। आर्टिकल 8 में क्या कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता। अब ये क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय हैं जो विदेशों में कार्य कर रहे हैं, कहाँ पर, जो किसी अन्य देश में रह रहे हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि उनको किस प्रकार से नागरिक समझा जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में अपनी जीविका चलाने के लिए कार्य कर रहे हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट आइए समझते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है रजिस्ट्रेशन द्वारा कि जो भारतीय हैं जो विदेशों में क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनके बारे में रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता का उल्लेख किया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को उल्लेख किया गया है, जब विस्तार से हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। बस इतना आप आर्टिकल जरूर याद रखिए क्योंकि इससे संबंधित आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्टिकल 9 आइए समझते हैं, अनुच्छेद 9 क्या है, अनुच्छेद 9 क्या है। आर्टिकल 9 कहता है, क्या कहता है कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति के बारे में उल्लेख करता है। क्या कहता है भैया कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति, भारतीय नागरिकता की समाप्ति। अब ये क्या है, भारतीय नागरिकता की समाप्ति क्या है, क्या भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, तो बिल्कुल समाप्त हो सकती है। आर्टिकल 9 में कहा गया है, कुछ प्रावधान बताए गए हैं कि यदि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको आपके भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। किन परिस्थितियों में, तो पहला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति जो की जाएगी वो पहले कि जैसे मान लीजिएगा आपने क्या कर दिया, स्वेच्छा से त्याग दिया है, स्वेच्छा से त्यागने पर, स्वेच्छा से त्यागने पर। इसका मतलब क्या है कि आपने क्या किया, अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता का क्या कर दिया, परित्याग कर दिया है। आपने क्या किया है, मान लीजिए किसी अन्य देश में आप रह रहे हैं, वहाँ की नागरिकता आपको अच्छी लग रही तो आप क्या करेंगे, भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दिया और आपने वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जब, क्योंकि भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, आप कहीं एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं, या तो भारत की या किसी अन्य देश की। तो अगर आपको किसी अन्य देश की नागरिकता लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भारत की नागरिकता छोड़ना पड़ेगा। तो उसी के बारे में बात किया गया है कि यदि स्वेच्छा से क्या करते हैं, आप नागरिकता का त्याग करते हैं तो पहला प्रावधान ये है। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि, दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है कि दूसरे देश की नागरिकता, दूसरे देश की नागरिकता, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर, ग्रहण कर लेने पर। पहला पॉइंट क्या है कि स्वेच्छा से त्यागने पर, अभी आपने नागरिकता ग्रहण किसी अन्य देश की नहीं किया है, आपने क्या किया है कि भारत की नागरिकता क्या कर दिया, स्वेच्छा से त्याग दिया है।
और दूसरा पॉइंट क्या है कि आपने क्या किया है, बिना बताए दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया। क्या किया भैया कि बिना बताए आपने दूसरे देश की नागरिकता को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया है। तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, स्वतः भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। क्यों, क्योंकि भारत में कैसा प्रावधान है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तीसरा पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देशद्रोह की स्थिति में, तीसरा पॉइंट क्या है भैया कि देश क्या है, देशद्रोह, देशद्रोह की स्थिति में, देशद्रोह की स्थिति में। इसका मतलब क्या है, देशद्रोह क्या है भैया, तो देशद्रोह का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कहीं किसी देश से, किसी दुश्मन देश से हमारे देश का कहीं पर कोई युद्ध चल रहा है और उस टाइम हमने क्या कर दिया है, किसी दुश्मन देश की हमने क्या कर दिया, सहायता कर दिया है। क्या कर दिया भैया, युद्ध के समय हमने दुश्मन देश की क्या कर दी है, सहायता कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, देशद्रोह लग जाएगा हमारे ऊपर। क्या लग जाएगा, देशद्रोह लग जाएगा, जिसके तहत हमारी नागरिकता भी हमसे वंचित कर दिया जाएगा। अर्थात हम भारतीय नागरिकता क्या कर दी जाएगी, हमारी समाप्त कर दी जाएगी। और इसमें तो मृत्युदंड तक का भी प्रावधान किया गया है। होना भी चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं। अगर ऐसी कुछ स्थिति कर रहे हैं तो फिर तो हमें तो फिर मृत्युदंड का अधिकार भी हो गया, क्योंकि फिर तो कोई मतलब ही नहीं है इस देश में रहने का। तो वही चीज़ है कि देशद्रोह की स्थिति का मतलब है कि यदि हम दुश्मन देश की क्या कर दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। जैसे युद्ध की स्थिति है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने दुश्मन देश की सहायता कर दी, तो हमारे ऊपर क्या लग जाएगा, देशद्रोह लग जाएगा। और ऐसी स्थिति में भी हमारी नागरिकता हमसे छीनी जा सकती है और हमको मृत्युदंड तक का प्रावधान किया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम आर्टिकल 9 तक समझ सकते हैं। अब अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 10 भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी संबंधित परीक्षाओं में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 में क्या कहा गया कि किसी व्यक्ति की नागरिकता, क्या कहा गया भैया कि किसी व्यक्ति की नागरिकता, किसी व्यक्ति की नागरिकता, क्या कहा गया, आर्टिकल 10 में क्या कहा गया भैया कि किसी व्यक्ति की नागरिकता को, किसी क्या व्यक्ति की नागरिकता को केवल और केवल संसदीय विधि द्वारा ही लिया जा सकता है। किसी व्यक्ति की नागरिकता केवल संसदीय विधि द्वारा लिया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 10 में क्या है, संसद को यह शक्ति दी गई है। आर्टिकल 10 में क्या है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह क्या कर सकता है, हमको हमारी नागरिकता से वंचित कर सकता है। लेकिन कैसे, संसदीय विधि द्वारा। संसदीय क्या करना पड़ेगा, उसको संसदीय विधि कोई बनानी पड़ेगी और जिसके तहत उसको बताना पड़ेगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है और हमको क्या किया जा सकता है, नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। कोई विशेष कारण होगा तभी ऐसा किया जा सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि विधि के अनुसार रहकर कार्य करना है। क्या है, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, तो उन सब चीज़ों में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 11 इम्पॉर्टेंट है, कई बार ऐसे परीक्षाओं में पूछा गया है। अनुच्छेद 11 बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया भैया, आर्टिकल 11 बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जो शक्ति है, क्या है कि जो नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, शक्ति संसद के पास है। किसके पास है भैया, संसद के पास है। कह रहा है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास है। अर्थात संसद चाहे तो नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है और अभी तक संसद ने कई बार इसका प्रयोग करते हुए कानून बनाया भी है। जैसे
अभी हमने ऊपर लिखा हुआ था क्या कि नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। सबसे पहले पहला जो कानून बनाया गया कौन सा? नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम क्या बनाया गया? 1955 बनाया गया, जिसके तहत प्रावधान किया गया कि नागरिकता कैसे ली जाएगी, नागरिकता कैसे समाप्त की जाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो ये था भाग 2। इसमें बहुत अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सामान्य क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आर्टिकल क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? अनुच्छेद क्या होने चाहिए? आपको क्लियर होने चाहिए। तो एक बार पुनः हम लोग क्या कर लेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे। जैसे भाग 2 में क्या है? नागरिकता का उल्लेख किया गया। किसका? भाग 2 में किसका उल्लेख किया गया है? नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और नागरिकता संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं भैया? ब्रिटेन से लिए गए हैं। भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 5 से 11 तक है। आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है? कहा गया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। क्या कहा गया भैया? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो इसका मतलब क्या है कि जब संविधान बना तो उस टाइम भारत का नागरिक कौन था? तो कहा गया है कि जो भारत में जन्मा था या जिसके माता पिता भारत में जन्मे थे उसे भारत का क्या माना जाएगा? नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 6 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 6 में कहा गया कि विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किया गया कि जब विभाजन हुआ देश का तो जो लोग पाकिस्तान वाले क्षेत्र से कहाँ चले आए? भारत चले आए, उन्हें आर्टिकल 6 के तहत भारत का नागरिक माना गया। उसके बाद अगला है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पुनः कुछ टाइम बाद भारत आने वाले अर्थात प्रवर्जन द्वारा नागरिकता। इसको एक शब्द दिया गया, क्या? प्रवर्जन। प्रवर्जन का मतलब होता है कि हमने क्या किया कि कुछ टाइम के लिए हम वहाँ गए, वहाँ से हम प्रवर्जन कर गए, अर्थात हम लोग क्या कर लिए? वापस चले आए। तो आर्टिकल 7 के तहत कहा गया है, क्या कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों तथा पुनः पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 8 में क्या कहा गया? आर्टिकल 8 में रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई विदेश है, भारतीय व्यक्ति है जो विदेश में कार्य कर रहा है और काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर कार्य कर रहा है, तो उसके नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 9 क्या है? आर्टिकल 9 कहता है कि नागरिकता की समाप्ति के बारे में कहता है। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति का मतलब है कि भारतीय नागरिकता आपसे क्या हो सकती है? समाप्त की जा सकती है। तो कैसे समाप्त की जाएगी? तो उसके लिए प्रावधान बनाया गया 3 प्रकार का। पहला है कि स्वेच्छा से त्यागने पर। हमने क्या किया है? हमने क्या किया? भारत की नागरिकता को स्वेच्छा से क्या कर दिया है? त्याग दिया है। तो एक तो पहला प्रावधान ये हो गया। तो हम क्या करेंगे? जब स्वेच्छा से त्याग देंगे तो हमें भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त। क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि ऐसी नागरिकता जहाँ पर केवल और केवल एक नागरिकता है। तो अर्थात स्वेच्छा से जब हम क्या कर देंगे? हम त्याग देंगे नागरिकता, तो हमारी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा है कि हमारे देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। अर्थात हम क्या हैं? हम या तो भारत के नागरिक हैं या हम किसी अन्य देश की नागरिकता क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे। तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था? सबसे इम्पॉर्टेंट थर्ड पॉइंट कि देशद्रोह की स्थिति में। देशद्रोह क्या है कि जब हमने क्या कर दिया है? जब युद्ध काल या कोई ऐसी संकट हमारे ऊपर, हमने उसी समय क्या कर दिया? अपने दुश्मन देश की क्या कर दिया है? सहायता कर दी है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इसमें तो देशद्रोह के आरोप में हमें मृत्युदंड तक का भी प्रावधान किया गया। आर्टिकल 10 क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता केवल संसदीय विधि द्वारा ही लिया जा सकता है। लिया जा सकता है कि मतलब कि विधि के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। मतलब विधि को, कानून को ध्यान में रख कर कोई विशेष परिस्थिति होगी तभी ऐसा किया जाएगा, अन्यथा ऐसे नहीं किया जाएगा। ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है।
संसदीय विधि, ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ क्या, कि संसदीय विधि द्वारा क्या करेगा, संसद कोई विधि बनाएगा, कोई कानून बनाएगी और जिसके तहत नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि आर्टिकल 11 में क्या कहा गया कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जो शक्ति है वो कौन कर सकता है, केवल और केवल संसद कर सकता है, जिसके तहत संसद ने क्या किया, नागरिकता संबंधी जो कानून बनाया 1955 बनाया। इसके बाद भी और भी बहुत सारी कानून बनाए गए हैं, जैसे 2003 में कानून बनाया गया, फिर 2005 में कानून बनाया गया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमको इतनी सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अब अगला भाग क्या है, अगला भाग है भाग 3। अगला भाग क्या है, भाग 3 है मूल अधिकार। अगला भाग क्या है, भाग 3 है। भाग 3 क्या है, मूल अधिकार है। मूल अधिकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना भी है, समझना भी है। क्या है कि भाग 3 मूल अधिकार 12 से 35 आर्टिकल, कितना भी है 12 से 35। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मूल अधिकार को लिया कहाँ से गया, तो इसे अमेरिकी संविधान से लिया गया, या आप यूएसए कह सकते हैं। कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया, या आप अमेरिका कह सकते हैं डायरेक्ट, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है कि मूल अधिकार है क्या, मूल अधिकार है क्या, तो इसको कई भागों में बांटा गया है। जैसे प्रारंभ की हम बात करें कि जब मूल संविधान था, जब मूल संविधान था यानी जब मूल संविधान बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो मूल संविधान में मूल अधिकार तो कितने मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। कितने थे भैया, 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, तो वर्तमान में केवल और केवल कितने मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। कितने हैं भैया, 6 हैं। तो आइए समझते हैं, सबको पहले एक साथ लिख लेंगे, उसके बाद एक एक को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। पहला क्या है, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से कितना भैया, 18। आर्टिकल 14 से 18 समता या समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है भैया, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या भैया, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल कितना, 19 से 22। आर्टिकल कितना भैया, 19 से 22। तीसरा क्या है भैया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा पॉइंट क्या है भैया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये क्या है, 23 और 24। 23 और कितना, 24। शोषण के विरुद्ध क्या है, 23 और 24 आर्टिकल। उसके बाद क्या है, चौथा क्या है, 25 से 28 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है भैया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना, 25 से 28। 25 से कितना भैया, 28। उसके बाद पांचवा क्या है, शिक्षा और संस्कृति। क्या है भैया, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और क्या, संस्कृति। क्या है, पांचवा क्या है, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। कितना, 29 और 30। कितना है भैया, 29 और कितना भैया, 30। तो कितने हो गए, 5 हो गए। छठवां क्या है, छठवां क्या था, छठवां था संपत्ति का अधिकार। ये मूल संविधान की बात कर रहे हैं हम। संपत्ति का अधिकार क्या था भैया, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कितना, आर्टिकल 30। कितना था भैया, सॉरी आर्टिकल 31 था। कितना था भैया, आर्टिकल 31, क्योंकि 30 तक तो यहीं तक, यहाँ तक कितना था, आर्टिकल 31 था। उसके बाद 7वां क्या था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या था भैया, संवैधानिक
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या? आर्टिकल 32। एक बार पुनः समझेंगे कि मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख संविधान में भाग 3 में किया गया है और इसे आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट क्या है कि जब मूल संविधान अर्थात जो संविधान बना और बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ, तो उस टाइम संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो 7 मूल अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में केवल और केवल 6 मूल अधिकार हैं। कितने हैं भैया? वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। अब ऐसा कौन सा मूल अधिकार है कि जिसे हटाया गया? तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको समझना है ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसी को क्या कर दिया गया? इसी को निरसित कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? मूल अधिकार की श्रेणी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। और इसको 44वां संविधान संशोधन का 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया गया? इसको हटाया गया और इसे क्या कर दिया गया? अनुच्छेद 300 का में क्या कर दिया गया? इसको जोड़ दिया गया। इसे आर्टिकल 300 का में क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया। और यह क्या है? अब यह क्या है? अब यह मूल अधिकार नहीं है। क्या है? एक विधिक अधिकार है। विधिक या इसी को कानूनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? कानूनी अधिकार है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और जब यहाँ से इस आर्टिकल को इस अधिकार को क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया, तो हमारे पास कितने अधिकार रह गए? हमारे पास 6 अधिकार रह गए। कितने भैया? 6 मूल अधिकार। क्या है? 1 2 3 4 5 और ये 6। 7वां क्या था? संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया गया? मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300 का में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया और इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? आप सबको समझ सकते हैं। पहला क्या था? समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। और उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। और फिर है शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। और उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे? अब एक एक को हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे, पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे? एक एक को समझेंगे और पढ़ेंगे कैसे, यहाँ पर किस प्रकार से इसका उल्लेख किया गया है। तो पहला जो है वो कौन सा अधिकार है? वो है समता या समानता का अधिकार। इससे पहले आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आइए क्या है समझते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। क्या? अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया? राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की क्या बताई गई है? परिभाषा। जब हम संविधान विस्तार से पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे कि राज्य क्या होता है, राज्य क्या है, प्रोविंस क्या है, यानी प्रांत क्या है। इस प्रकार से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इतना जानिए कि आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य को परिभाषित किया गया। बस, इसके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 13 क्या है? आर्टिकल 13 इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है? 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य की क्या है? परिभाषा है भैया। आर्टिकल 13 में क्या है? राज्य की परिभाषा। 12 में 13 में क्या है कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। ये क्या है? मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली क्या है? करने वाली विधियाँ। मूल अधिकारों का क्या? अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। इसका मतलब क्या होता है? कहा गया है कि 12 से 35 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो न्यायालय में परिवर्तनीय हैं। अर्थात 12 से 35 जो मूल अधिकार हैं, अगर उसमें कहीं पर कोई समस्या हो रही है तो आप सीधे न्यायालय जाएंगे और न्यायालय में ये सभी अधिकार क्या हैं?
परिवर्तनीय है। तो और 13 में क्या कहा गया आर्टिकल में कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां, यही प्रावधान किया गया है कि यदि कोई विधि संसद बनाती है या राज्य विधानमंडल बनाती है, अर्थात केंद्र सरकार बनाती है या राज्य सरकार, और वो विधि क्या करती है, आपको आपके मूल अधिकार से क्या करती है, वंचित करती है, या मूल अधिकार पर कोई प्रतिबंध लगाती है या उसको कम करने का क्या करती है, प्रयत्न करती है, तो आर्टिकल 13 को में ये अधिकार दिया गया है, किसको, न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि मूल अधिकार का अल्पीकरण करने वाली कोई ऐसी विधि है तो न्यायालय उस विधि को क्या कर देगा, शून्य घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। क्या कर देगा, उस विधि को क्या कर देगा, शून्य घोषित कर देगा, अर्थात उस विधि को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पुनः समझ लीजिएगा कि अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है। क्या कहा गया है भैया कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां, अर्थात कोई भी विधि बनाई जाएगी तो मूल अधिकार को ध्यान में रख कर बनाई जाएगी, अर्थात जो भी बात मूल अधिकार में कहा गया है उसको अगर कम करती है या कम करने का प्रयत्न करती है या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन अर्थात रोक लगाती है तो ऐसी विधि को न्यायालय क्या कर देगा, शून्य घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार से बात की गई है। आइए अब समझते हैं अगला पॉइंट, क्या, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 14। आइए समझते हैं क्या है अनुच्छेद 14 क्या कहता है, क्योंकि ये तो समता और समानता के बारे में बात किया गया। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि कानून, विधि का मतलब होता है कानून, विधि के समक्ष समता। समता का अर्थ होता है समानता, समता का अर्थ होता है समानता, अर्थात विधि का मतलब है कानून, अर्थात कानून की नज़रों में क्या होंगे, सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे, कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 14 इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है कि विधि के समक्ष समता, इसका मतलब है कि कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो जिस जाति धर्म का हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, या कोई भी व्यक्ति हो। अगर वो गलत करेगा या अपराध करेगा तो उसको कानून में जो भी बात कही गई है उसके हिसाब से उसको दंडित किया जाएगा। सबके लिए समान प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है, समान प्रावधान किया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 15 आता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 में कई प्रकार के खंड हैं तो उस पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे को बहुत विस्तार से, बस यहाँ पर भेदभाव के अंत की बात करता है। क्या कहता है, भेदभाव का अंत। आर्टिकल 15 क्या कहता है, भेदभाव का अंत कहता है। कहा गया कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो उसमें आधार बताए गए हैं। कितने आधार, 5 आधार बताए गए हैं। धर्म, मूलवंश, जात, लिंग और जन्मस्थान। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। कहा गया है कि जो भेदभाव जो शब्द है इसमें 5 प्रकार से भेदभाव की बात की गई है कि धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जातियों के आधार पर, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। अर्थ लिंग का मतलब महिला और पुरुष, हमें नहीं कह सकते कि आप महिला हैं या हम पुरुष हैं या कोई कुछ हो है, तो उसके साथ इस प्रकार से महिला पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये 5 आधार हैं, आप याद रखिएगा। धर्म, मूलवंश, जात, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए कानून बनाया गया, उसके लिए उस कानून के हिसाब से उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहा गया भैया, अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसका मतलब क्या है, लोक नियोजन का मतलब क्या होता है, लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी के बारे में बात किया गया है।
कहा गया है कि जब भी कोई सरकार कोई सरकारी नौकरी देगी या कोई भी नौकरी आपके लिए प्रावधान किया जाएगा तो उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। उसके लिए जो भी उस नौकरी के लिए या जो भी कोई फॉर्म आएगा उसके लिए जो भी प्रावधान है, जो भी नियम है, उस नियम को जो फॉलो करेगा उसका चयन किया जाएगा। लेकिन ये कहा जाए कि भेदभाव किया जाएगा तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। आर्टिकल 16 यही कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर सबको दिया जाएगा। अब किसका चयन होगा किसका नहीं होगा ये तो परीक्षाएं तय करेंगी, परीक्षा होगी उसके बाद रिजल्ट आएगा उसके बाद तय होगा, लेकिन अवसर सबको दिया जाएगा। अवसर में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद 17 आता है अनुच्छेद। अनुच्छेद 17 बहुत इम्पॉर्टेंट है, अस्पृश्यता है। अस्पृश्यता इसका मतलब क्या होता है? अस्पृश्यता का अंत किया गया है। क्या किया गया? कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। अस्पृश्यता क्या होती है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है भैया? छुआछूत। इस शब्द का अर्थ क्या है? छुआछूत के बारे में बात किया गया है। कहा गया है कि अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है, छुआछूत फैलाता है कि आप छू लोगे तो हमको, तो हम अपवित्र हो जाएंगे, आप हमको नहीं छुइए, इस प्रकार से कहीं पर कोई बात होगी तो उसके लिए कानून बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति छुआछूत फैलाता है या उसका जो है भेदभाव करता है तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? आर्टिकल 17 के तहत क्या किया जाएगा? उसे दंडित किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? आर्टिकल 18 क्या है? अनुच्छेद क्या है भैया? अगला 18 ये क्या है? उपाधियों का अंत है। क्या है भैया? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का क्या किया गया? अंत। उपाधि क्या है? उपाधि क्या होती है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उपाधि का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आप सम्मान पाए हैं, जैसे भारत रत्न पाए हैं, पद्म विभूषण पाए हैं, पद्म श्री पाए हैं, पद्म भूषण पाए हैं, या कोई अन्य ऐसे सम्मान पाए हैं, तो वही चीज़ कहा गया कि उपाधियों का अंत। तो आप उस पुरस्कार को अपने नाम के आगे और ना ही नाम के आगे पीछे कभी लिख सकते हैं, इसके लिए प्रावधान किया गया है। कहा गया कि उपाधियों का अंत। ऐसी कोई उपाधि आपको मिली है तो आप उस उपाधि को ना तो अपने नाम के आगे कभी लिखेंगे और ना अपने नाम के कभी पीछे लिख सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी उपाधि क्या की जाएगी? आपसे वापस ले ली जाएगी। ऐसा प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहा गया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सेना और शिक्षा, सेना कामा शिक्षा, सेना और शिक्षा संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य कोई उपाधि धारण नहीं की जाएगी। सेना में अगर कोई उपाधि आपको मिली है, जैसे क्या है? जैसे आप मेजर हैं, जर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, सूबेदार हैं, तब आप नाम के आगे लिख सकते हैं। जैसे कोई जर्नल है तो आप लिख सकते हैं जनरल फला, मेजर है तो मेजर फला, इस प्रकार से। ब्रिगेडियर है तो ब्रिगेडियर फला, तो इस प्रकार। क्योंकि ये सेना में जो उपाधि है वो पद है आपका। क्या है? पद है, कोई उपाधि नहीं है। तो इसमें आर्टिकल 18 में यही प्रावधान किया गया है कि उपाधियों का तो अंत किया जाता है, लेकिन सेना और शिक्षा संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य कोई उपाधि धारण नहीं की जाएगी। अगर ऐसा कोई करता है तो उस उपाधि को क्या कर लिया जाएगा? वापस ले लिया जाएगा। शिक्षा में जैसे मान लीजिए आपने PhD कर लिया तो आप नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं, आप प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर लिखते हैं, प्रवक्ता हैं तो प्रवक्ता, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्योंकि ये प्रावधान आर्टिकल 18 में किया गया है कि सेना और शिक्षा संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य कोई उपाधि धारण नहीं की जाएगी। तो पहला क्या हो गया? पहला मूल अधिकार समता और समानता का जो अधिकार था आर्टिकल 14 से 18, उसको हमने अच्छे तरीके से क्या कर लिया है? समझ लिया है। अगला क्या है भैया? स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके तहत कितने आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल 19 से 22 में क्या किया गया है? स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो पहला आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 19। आइए समझते हैं अनुच्छेद 19 क्या है। अनुच्छेद 19 बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इसमें 6 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है आर्टिकल 19 में, लेकिन पहले इसकी परिभाषा क्या है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार की भी स्वतंत्रता है और अपनी बातों को अभिव्यक्त करने अर्थात व्यक्त करने की भी स्वतंत्रता है। एक तरह से कहा जाए तो बोलने की स्वतंत्रता आप कह सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने विचारों को रख सकते हैं और अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अर्थात अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं जो भी आपके विचार हैं। उसके बाद इसमें कई प्रकार से इसको कई भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला है 19 का फर्स्ट। 19 का फर्स्ट क्या कहता है? 19 का फर्स्ट क्या कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता। क्या कहता है भैया? बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। आपको क्या किया गया है? बोलने के लिए क्या किया गया है? स्वतंत्र किया गया है। और इसी में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस का मतलब मीडिया, मीडिया को क्या किया गया? स्वतंत्र किया गया है। बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का फर्स्ट क्या कहता है? आर्टिकल 19 के फर्स्ट का जो का वाला जो प्रावधान है का, उसमें कहा गया है कि बोलने की स्वतंत्रता अर्थात आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है, आप अपने अधिकारों के लिए क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। और इसी में प्रेस अर्थात मीडिया को क्या किया गया है? स्वतंत्र किया गया है। उसके बाद क्या है? 19 का फर्स्ट का क्या है? खा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि सभा करने की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन, सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है? कहा गया है कि आर्टिकल 19 सेकंड में कि सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप कहीं पर भी बैठकर क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्ण तरीके से सभा और सम्मेलन मीटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास क्या है? मूल अधिकार है। फर्स्ट क्या कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। दूसरा क्या है कि सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा क्या है? 19 का जो है क्या है? फर्स्ट का 19 फर्स्ट क्या? का खा गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? का खा गा हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है भैया? संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की क्या कहा गया? स्वतंत्रता बताया गया। संगठन क्या होता है? जैसे किसानों ने बना रखा किसान यूनियन, मजदूरों ने मजदूर यूनियन। इस प्रकार से संगठन और संस्था क्या है? बनाने की आपके पास क्या है? स्वतंत्रता है। इसमें संगठन और संस्था दोनों हम लोग लिख सकते हैं, संस्था भी लिख सकते हैं। कोई संस्था आप बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या किया गया? आपको स्वतंत्र किया गया। अगला पॉइंट क्या है? 19 का घा क्या कहता है? 19 फर्स्ट का घा क्या कहता है? पूरे भारत में क्या कहा गया है कि पूरे भारत में कहीं पर भी भ्रमण की स्वतंत्रता है। पूरे भारत में क्या है कि भारत में अबाध रूप से भ्रमण की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है? अबाध रूप से भ्रमण का मतलब क्या होता है भैया? कि आपको क्या है? आपको कहीं पर रोक टोक नहीं है, आप पूरे भारत में कहीं पर भी अबाध रूप से, अबाध का मतलब बिना बाधा के, अबाध रूप से क्या है? भ्रमण के लिए स्वतंत्र हैं। आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं। कुछ जगहों पर जैसे प्रतिबंधित किया गया है तो वहाँ पर आप नहीं आ जा सकते। जैसे मान लीजिए कोई भारतीय कोई ऐसे कुछ स्थान है, जैसे मान लीजिए कहीं पर मिसाइल बनाई जा रही है या कहीं पर कोई भारत की सुरक्षा से संबंधी कोई जो है कुछ ऐसे उपकरण बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर आपको मना किया गया है वहाँ पर आप नहीं जा सकते। बाकी कहीं पर पूरे भारत में अबाध रूप से संचरण की व्यवस्था है। आप अबाध रूप से पूरे भारत में कहीं पर भी घूम
सकते हैं, आपको कहीं पर कोई रोक टोक नहीं किया गया। उसके बाद क्या है 19 का फर्स्ट का अंग, फर्स्ट का क्या है इंग्या है, जिसमें क्या बताया गया है निवास करने की स्वतंत्रता। क्या है भैया निवास, निवास की स्वतंत्रता। क्या है निवास की स्वतंत्रता, निवास की क्या है भैया हमारे पास स्वतंत्रता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, निवास की क्या है स्वतंत्रता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं निवास कर सकते हैं। पूरे भारत में कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं निवास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का है, वो कहीं किसी अन्य प्रदेश में रह रहा है, वहाँ पर उसने मकान बना लिया है, घर बना लिया और क्या कर रहा है वहीं पर वो निवासी हो गया। तो ये स्वतंत्रता है आपके पास कि आप पूरे भारत में कहीं पर भी आप निवास बनाने के लिए, अर्थात निवास की क्या है आपके पास स्वतंत्रता है। अगला पॉइंट क्या है 19 फर्स्ट चा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको तो निरसित कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, इसको निरसित कर दिया गया क्योंकि इसी में संपत्ति का अधिकार था। क्या था भैया संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था आपके पास, संपत्ति का अधिकार था, जिसको क्या कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको क्या कर दिया गया हटाया गया। अभी इसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया था। अगला क्या है 19 का फर्स्ट, 19 फर्स्ट छ, जिसमें क्या कहा गया है पूरे भारत में क्या कहा गया है पूरे भारत में कारोबार करने की स्वतंत्रता, अर्थात जीविकोपार्जन। क्या कहा गया है जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है कि आप अपने जीविका को चलाने के लिए क्या है स्वतंत्र हैं। आप पूरे भारत में कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं, कहीं पर कोई रोक टोक नहीं किया गया। कुछ जगहों पर जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, पार्क है, सिनेमा घर है, होटल है, जो सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर कुछ ऐसे व्यापार हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। बाकी आप कहीं पर भी कोई भी व्यापार कर सकते हैं, उसके लिए कहीं पर कोई रोक टोक नहीं किया गया। तो आर्टिकल 19 को इस प्रकार से इतने भागों में बांटा गया। इम्पॉर्टेंट है इसलिए हमने बताया, इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद क्या आता है आर्टिकल 20 आता है। आर्टिकल क्या भैया आर्टिकल 20 क्या कहता है कि दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। क्या कहा गया आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। इसका मतलब क्या है कि जब तक आपके ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको क्या किया जाएगा, आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद क्या है भैया 20। क्या कहा गया है दोष सिद्धि, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। इसका मतलब क्या है, कहा गया है कि जब तक आपके ऊपर क्या नहीं हो जाता कोई दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको क्या किया जाएगा, आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई, लेकिन उसके बारे में जब विस्तार से पढ़ेंगे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 भी इम्पॉर्टेंट है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या होता है, प्राण की भी और देह की क्या है हमारे पास स्वतंत्रता है। अर्थात प्राणों पर कोई संकट आता है तो उसकी स्वतंत्रता है, और देह पर भी कोई संकट आता है तो उसकी भी स्वतंत्रता है। हम लोग कहाँ भाग के जाते हैं, राज्य की जो पुलिस है या जो भी जहाँ पर जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उसके पास जाते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपको प्राणों के ऊपर संकट डाल दिया कि जो है हम क्या कर देंगे, आपको
आपके प्राणों से क्या कर देंगे, वंचित कर देंगे, मार देंगे, तो आप तुरंत भाग के कहाँ जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस क्या करते हैं, आपके प्राणों की क्या करती है, रक्षा करती है। तो इस प्रकार से कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है हमारे पास। ऐसे सामान्य तरीके से कोई व्यक्ति प्राण नहीं ले सकता। प्राण लेने का अधिकार केवल विधि को है, कानून में जो बात कही गई है। आपने कोई ऐसा अपराध कर दिया है जो क्या है, विधि विरुद्ध है, तो केवल जो विधि में जो बात कही गई है उसी के हिसाब से आपको दंडित किया जाएगा। उसके अलावा किसी अन्य प्रकार से आपको दंडित नहीं किया जा सकता। क्या कहा गया है आर्टिकल 21 में कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद क्या आता है आर्टिकल, अनुच्छेद 22 आता है। क्या आता है भैया, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि मनमानेपन की गिरफ्तारी से रोक। जो मनमानेपन की गिरफ्तारी है, मनमानेपन की गिरफ्तारी से रोक। कहा गया कि जो मनमानेपन की जो गिरफ्तारी है उस पर क्या किया गया है, उस पर रोक लगाया गया है कि आप ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जैसे पुलिस आती है, गिरफ्तार कर ले जाती है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया आर्टिकल 22 के तहत कि गिरफ्तार तो किया जा सकता है आपको, लेकिन कुछ प्रावधान किए गए हैं। वो प्रावधान क्या है, जैसे इसमें जब आप विस्तार से पढ़ेंगे आर्टिकल 22 में, तो इसमें कुछ हमको अधिकार दिए गए हैं कि जैसे मान लीजिए पहली बात तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसको पहला पॉइंट उसको कारण बताया जाएगा कि क्यों हमारी गिरफ्तारी हो रही है। दूसरा पॉइंट कि उसको मनपसंद के जो विधि वेत्ता अर्थात जो वकील होते हैं उनसे मिलने का अधिकार होगा। और तीसरा पॉइंट कि उसको घर को क्या किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। मान लीजिएगा घर से आपको गिरफ्तार किया गया तब तो ठीक है, मान लीजिए कहीं बाहर से आपकी गिरफ्तारी हो गई है तो घर वालों को कैसे पता चलेगा, तो घर वालों को क्या किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। ये सभी अधिकार हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि 24 घंटे के अंदर प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये सारे अधिकार आपको प्राप्त हैं। तो उसी के लिए प्रावधान किया गया। आर्टिकल 22 में कहा गया कि मनमानेपन की गिरफ्तारी पर रोक, कि जो मनमानेपन से जो ऐसे देखे होंगे, ऐसे कई लोगों को क्या करती है, पुलिस उठा ले जाती है, 1-2 दिन बाद छोड़ रही है, 3 दिन बाद छोड़ रही है। तो ये सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है कि ऐसे सामान्यतः किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। अगर की जाएगी तो उसको जो अधिकार दिए गए हैं वो सभी अधिकार उसको मिलने चाहिए। अब अगला क्या है, अगला कौन सा अधिकार है, अगला कौन सा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला कौन सा है भैया, तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कितना, कौन सा है भैया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आइए समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल कितना, 23 और 24। आर्टिकल 23 में क्या कहा गया, आर्टिकल 24 में क्या कहा गया। आर्टिकल 23 में बलात् श्रम का प्रतिषेध। क्या है, बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् श्रम का प्रतिषेध। ये क्या होता है, बलात् श्रम क्या है, बलात् श्रम का मतलब होता है कि बलपूर्वक कराया गया कार्य। बलपूर्वक कराया गया कार्य का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई कार्य करवाने के लिए आप किसी को लेकर आए हैं, उसके बाद कार्य करवा लिए लेकिन उसको पैसे नहीं दे रहे हैं, या आप किसी व्यक्ति को बंधक बना लिए हैं, उससे ज़बरदस्ती कार्य करवा रहे हैं, या मान लीजिए आप काम कराने के लिए 10-20 लेबर लाए, काम करवाए और पैसा देने के समय आप पैसा नहीं दे रहे हैं, ज़बरदस्ती कार्य करवा रहे हैं, जो काम न्यायोचित नहीं उसको भी करवा रहे हैं। तो ये सभी आर्टिकल 23 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है कि बलात् श्रम का प्रतिषेध, अर्थात बलपूर्वक कोई कार्य नहीं कराया जा सकता। अगर ऐसा कराया जाता है तो वो क्या है, दंडनीय अपराध है। उसके तहत आर्टिकल 23 में कानून बनाया गया है। 24 इम्पॉर्टेंट है कि 14 वर्ष से कम आयु का, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जोखिम भरे कार्यों या कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, जो 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, उसको खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को
कि बच्चे को खतरनाक या इसी को लिख सकते हैं जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाए। कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा है तो उसे खतरनाक या जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों को ऐसे होटल में लगा दिया जाता है, ऐसे जो है कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, भट्ठों पे ऐसे काम कर रहे हैं। तो इन सभी जगहों पर क्या किया गया है, प्रतिषेध किया गया कि अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से कम आयु का है, अगर वो कहीं पर ऐसे काम कर रहा है तो क्या है, दंडनीय अपराध है। जहाँ पर कार्य कर रहा है उसके मालिक को भी क्या किया जाएगा, दंडनीय अपराध के तहत क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो ऐसा प्रावधान किया गया है। उसके बाद अगला चौथा कौन सा है, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा कौन सा है भैया अधिकार हमारे पास, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आइए समझते हैं धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है। तो चौथा क्या है भैया, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 कितना भैया, 25 से कितना 28 इस प्रकार से। अनुच्छेद 25 क्या है, अनुच्छेद 25 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 क्या कहता है भैया, अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। अंतःकरण, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब क्या होता है कि अंतरात्मा से किसी भी धर्म को मानने व उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने व उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। इसी में धर्म परिवर्तन के बारे में भी बात किया गया है। धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता भी है, धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता, धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता। अर्थात अंतःकरण का मतलब यही होता है कि हम अंतरात्मा से जिस धर्म को मान रहे हैं उसकी स्वतंत्रता है हमारे पास। हम आज किसी अन्य धर्म को मान रहे हैं तो उस धर्म को मान रहे हैं, कल हमको लगा कि नहीं हमारे लिए कोई और धर्म अच्छा है तो हमने उस धर्म को स्वीकार कर लिया, अपना लिया। तो ये स्वतंत्रता किसके तहत है, आर्टिकल 25 के तहत। आर्टिकल 26 क्या है, आइए समझिए। आर्टिकल 26 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता। क्या कहा गया है कि धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। अब ये क्या है, धार्मिक कार्य कहीं पर हो रहा है तो उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता है हमारे पास। हम उसके प्रबंधन में चाहें तो शामिल हो सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं शामिल हो सकते हैं। उसके लिए कहीं पर कोई जोर ज़बरदस्ती या कहीं पर कोई रोक टोक नहीं किया गया। आर्टिकल 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 27 क्या है, अनुच्छेद 27 क्या है, करों के संदाय से छूट। करों के संदाय से छूट प्रदान किया गया। करों के संदाय से छूट का मतलब क्या होता है, कहा गया है कि कर का मतलब क्या होता है, कर का मतलब होता है टैक्स। अर्थात कहा गया है, क्या कहा गया है भैया, कि कहीं पर कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, या कोई मंदिर बन रहा है, कोई मस्जिद बन रही है, या कुछ भी बन रहा है, तो हम अगर उसमें क्या करते हैं, उसमें अगर पैसा हम क्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो उसमें हमको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात सरकार को हमको क्या करना है, हमको टैक्स नहीं देना है। सरकार ये नहीं कहेगी कि भैया इतना पैसा आपने मंदिर में दान किया है, या आपने मस्जिद में दान किया, या कहीं गुरुद्वारा चर्च बन रहा है वहाँ पर आपने क्या किया है, दान किया है, तो आप क्या करिए, हमारा जो GST बन रहा है उसको हमको दीजिए। तो ऐसा नहीं है, वही बात किया गया है आर्टिकल 27 में कि करों के संदाय से छूट प्रदान किया गया है। आप धार्मिक कार्य में कहीं पर कोई पैसा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं,
या कहीं मंदिर बनवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिकल 28 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 28 इम्पॉर्टेंट है। 28 क्या है कि धार्मिक उपासना, क्या है भैया? धार्मिक उपासना, धार्मिक उपासना और उपस्थिति, धार्मिक उपासना और उपस्थिति से छूट, धार्मिक उपासना और उपस्थिति से छूट प्रदान किया गया है। अब ये क्या है? धार्मिक उपासना क्या है? उपस्थिति क्या है? कहा गया है कि धार्मिक उपासना क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर धार्मिक उपासना हो रही, उपासना मतलब कोई पूजा पाठ हो रहा है, कोई क्या हो रहा है? पूजा पाठ है, तो ऐसा अधिकार है आपके पास धार्मिक उपासना का अधिकार है। उपस्थिति से छूट प्रदान किया गया कि अगर आप कहीं मान लीजिएगा कि जैसे पूजा पाठ हो रही है, अगर आपको लगता है कि वहाँ आपको रुकना चाहिए तो आप रुक सकते हैं, लगता है नहीं रुकना चाहिए तो नहीं रुक सकते। कहीं पर कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा कि नहीं नहीं आपको इसमें शामिल होना है, आपको रुकना ही है। तो ये सारे प्रावधान आपके आर्टिकल 28 में दिए गए हैं। क्या कि धार्मिक उपासना और उपस्थिति से छूट प्रदान किया गया है, वो आपकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए बेस्ट है, रुकना चाहिए तो रुके हैं, नहीं रुकना है तो नहीं रुके हैं, ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा आपसे। तो यही चीज़ कहा गया कि धार्मिक उपासना और उपस्थिति से क्या किया गया? छूट प्रदान किया गया। तो ये है आपका कितना? आर्टिकल 25 से 28। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद कौन सा क्या किया गया है? धार्मिक उपासना धार्मिक स्वतंत्रता के बाद आता है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। पांचवा कौन सा है भैया? ये समझते हैं। पांचवा कौन सा है? शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। ये क्या है? समझते हैं इसके बारे में। पांचवा क्या है? शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा और संबंध से किसके? शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। आर्टिकल क्या है इसमें? आर्टिकल 29 और 30 है। क्या है भैया? अनुच्छेद क्या है? 29 और क्या है भैया? 30। 29 क्या है? 30 है। 29, 30 इसके बारे में चर्चा किया गया। 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों को अपनी, इसके बारे में 29 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 29 में कि अनुच्छेद ऐसे लिख दीजिएगा, अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक कौन है? कि जिनकी संख्या क्या है? अल्प है, कम है। 50% क्या है? जो कम है वो सभी क्या हैं? अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा, लिपि, भाषा को, अपनी शिक्षा, लिपि और भाषा, अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा, लिपि और भाषा क्या है? बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। भाषा को बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया। बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रदान किया गया है। ये क्या है? अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा, लिपि और भाषा को बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया। कि जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या बहुत कम है, एकदम नाम मात्र है, तो उनकी जो भाषा है, जो शिक्षा है, जो लिपि है, वो सभी क्या है? आर्टिकल 29 के तहत प्रावधान किया गया है कि वो सभी चाहें तो अपनी इस भाषा, लिपि और शिक्षा के लिए जो भी सरकार से जो सहयोग हो सकता है उसको प्रदान किया जाएगा, और उन सभी चीज़ों को वो क्या करें? बना कर रखें। उसके लिए उनके पास मूल अधिकार प्रदान किया गया आर्टिकल 29 के तहत। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में क्या कहा गया है? कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। क्या कहा गया है? कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। खोलने तथा प्रशासन भी लिख सकते हैं, प्रशासन का अधिकार। बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आर्टिकल 30 की ये जो ऊपर बात लिखी है, शिक्षा, लिपि और भाषा, कैसे इसको बनाए रखे जाएगा, ऐसे तो कैसे बनाया जाएगा उसको, कैसे उसको जिंदा रखा जाएगा। तो उसके लिए प्रावधान किया गया है कि शिक्षण संस्थान की स्थापना करके, शिक्षण संस्थान की स्थापना करिए, उसमें आप क्या करिए, अपनी भाषा पढ़ाइए, अपनी लिपि को पढ़ाइए, अपनी शिक्षाओं के बारे में चर्चा करिए, उसको बच्चों को सिखाइए। तो उसके लिए प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 30 के तहत कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने का भी अधिकार है और उसके प्रशासन का भी अधिकार है, उसके क्या है, प्रशासन का भी अधिकार है। तो ये हो गया कौन सा अधिकार, आर्टिकल 5वां अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है अगला कौन सा, 6वां नंबर। 6वें नंबर में हमने आपको बताया है कि यहाँ पर आर्टिकल क्या था, 31 था, और जिसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, जिसको क्या कर दिया गया है, मूल अधिकार की श्रेणी से क्या कर दिया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया भैया, उसको हटा दिया गया है। तो इसके लिए क्या किया गया और इसे आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया। अब अगला जो 6वां है, 6वां क्या है, क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल कितना है, 32। बहुत इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिएगा कि मूल अधिकार में सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये। क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं है तो समझ लीजिए मूल अधिकार कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके बारे में बहुत अच्छे से आइए समझते हैं क्या है कि उपचार का मतलब क्या होता है। उपचार का मतलब होता है इलाज। कहा गया है कि जो 12 से 35 जो मूल अधिकार हैं वो न्यायालय में क्या है, परिवर्तनीय है। अर्थात उसमें जो बात अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 12 से 35 तक, अगर ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा है, हमको नहीं प्राप्त हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हमारे लिए प्रावधान किया गया है उपचार के लिए, संवैधानिक उपचार, कि जो संविधान में जो उपचार की बात की गई है, कि जो संविधान में जो उपचार की बात की गई उसके तहत आर्टिकल जो 32 है उसके तहत हम कहाँ जा सकते हैं, सीधे और सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहाँ पर जो भी हमारा मामला होगा उसको हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और हमको क्या मिलेगा, उपचार मिलेगा, इलाज हो जाएगा। इलाज का मतलब कि जो समस्या है उसका क्या कर दिया जाएगा, समाधान कर दिया जाएगा। इसके तहत 5 प्रकार के रिट का उल्लेख किया गया। कितने प्रकार की, 5 प्रकार के रिट का उल्लेख किया गया है। उन 5 प्रकार के रिटों के माध्यम से जो भी हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को क्या किया जाएगा, सुना जाएगा। और अगर कोई ऐसा कानून बनाया गया है या कोई व्यक्ति ऐसे मूल अधिकारों का हनन कर रहा है या कोई संस्था है या कोई सरकार है, जैसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ऐसी सरकारों को क्या करेगा, जो भी कानून बनाया गया उस कानून को क्या कर सकता है, निरसित कर सकता है, समाप्त कर सकता है। इसे इम्पॉर्टेंट है, एक पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इसे भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि ये क्या है, ये संविधान की आत्मा है। क्या कहा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है इसे, आर्टिकल 32 को, कि संविधान की ये क्या है, आत्मा है। क्या है भैया, संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है भैया, संविधान की आत्मा कहा है। किसे, आर्टिकल 32 को। वैसे संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी प्रस्तावना को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये प्रावधान कहा गया है कि प्रस्तावना क्या है, संविधान की आत्मा या कुंजी है। लेकिन जब कहेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो वो क्या है, वो आर्टिकल 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें 5 प्रकार की रिट का उल्लेख किया गया है। उन्हीं रिट के माध्यम से क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो भी समस्याएं होती हैं उनका क्या करता है, उपचार करता है। तो इस प्रकार से हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 के बारे में चर्चा किया। अगली वीडियो में भाग 4 के बारे में चर्चा करेंगे। भाग 5 में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, 2-3 क्लास में, 4 क्लास में क्या करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सब के बारे में चर्चा करें। जैसे यहाँ तक तो सारी चीज़ें हमको क्लियर होनी चाहिए। जैसे अभी इसके बाद में भाग 4 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, DPSP पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, फिर मूल कर्तव्य भी उसी में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें आर्टिकल 1 से 50 तक जो चीज़ें हैं वो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ भाग भी क्लियर होना चाहिए और
कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई ये क्लियर होना चाहिए, और ख़ासकर आर्टिकल आपको ज़रूर याद होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद।